कोरोना के आंकड़ों को लेकर देश भर में जो स्थिति बनी हुई है उसकी सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें। आज लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम केसेस आए हैं। बीते 24 घंटे में 2,60,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। नए केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 3,89,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा एक चिंता वाली खबर जरूर बना हुआ है, क्योंकि बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा बढ़कर करीब 4,500 तक पहुंच गया है। ये अभी तक का एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटों की ये तस्वीर आपको हम आंकड़ों में दिखा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में हालात किस कदर बयां किए जा सकते हैं ये तो अपने आप में सवाल है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने अपनों को खोया है, उस नुकसान का अंदाजा हम आप कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन आप अगर नंबर्स के हिसाब से पूरे देश की स्थिति देखें तो एक राहत जरूर इस बात से मिलती है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ आज एक बड़ी चिंता की खबर यह भी है कि जो मौत का आंकड़ा निकल कर आया, 4,529 लोगों ने बीते 24 घंटों में जान गंवाई है कोरोना संक्रमण से। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि आंकड़े हालात बताएंगे या हालात आंकड़ों की असलियत बताएंगे, ये चुनौती बना हुआ है। लेकिन हर किसी के जहन में सवाल यही है कि क्या हम पीक से गुजर चुके हैं और अब आगे वक्त धीरे धीरे और बेहतर होगा? क्या उम्मीद दिखाई देती है? देखिए, दो इसके पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो आंकड़े बता रहे हैं कोरोना के, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मौत ज्यादा हो रही है। यानी चाहे वो ये बात जरूर हो कि जो पॉजिटिव मरीज हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस सिलसिले को देखते हुए ये बात तो कही ही जा सकती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की चिकित्सा सेवाएं मिलनी चाहिए और जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं राज्यों और केंद्र सरकार को मुहैया करानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है और इसी वजह से मौतों की संख्या ज्यादा है। ये एक मुश्किल दौर इसलिए भी है क्योंकि कई राज्यों ने, कम से कम 5 राज्यों ने टेस्टिंग की संख्या भी काफी कम कर दी है। इसीलिए जब हम कुल आंकड़े पर नजर डालते हैं कि पॉजिटिव जो मरीज हैं वो कम आ रहे हैं, तो उसमें हमें ये भी देखना होगा कि क्या उतने ही टेस्ट हो रहे हैं जितना पहले होता था। तो बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, वहाँ आंकड़े कम हो रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा गंभीर हुई है। वहां से कई बार आंकड़े भी नहीं आते, टेस्ट भी उतने नहीं होते। तो अभी पूरी तरह से ये कह देना कि हम उस बुरे दौर से गुजर चुके हैं, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, आंकड़े जो तस्दीक कर रहे हैं वो यही है कि फिलहाल पॉजिटिव कम आ रहे हैं, ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुमार। देखिए, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसने अपनों को ना खोया हो, जिन्होंने किसी तरह की इमरजेंसी को ना झेला हो। और जिस तरफ आप नजर घुमाएं एक मानवीय त्रासदी दिखाई देती है, जिन्हें शायद हम खबरों में, आंकड़ों में कभी ना पढ़ पाए या कभी जाहिर ना कर पाए, क्योंकि बिटवीन द लाइंस जो दर्द छिपा है उसे तो वही समझ सकता है जिसने झेला है। रवीश भी आ गए हैं भोपाल से हमारे साथ। रवीश, देखिए, शहरों से होता हुआ ये संक्रमण गांव तक पहुंच चुका है और अब जिस तेजी से गांव में ये संक्रमण पहुंच रहा है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होना, लोगों का सही समय तक अस्पताल पहुंच पाना या शहरों के मुकाबले जो स्थिति है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जमीन पर काम करने वाले लोगों के लिए भी इस वक्त चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसीलिए आज तक ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भोपाल के आसपास के गांवों से दिखाई थी, उसमें साफ तौर पर यह दिखा है कि कैसे गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी है। अस्पताल तो है, लेकिन उनमें काम करने के लिए स्टाफ उस संख्या में नहीं है जितनी आबादी पर वो अस्पताल बनाया गया है। हालात ये है कि दूर दराज के इलाकों में जो गांव है, जो बहुत ही अंदरूनी इलाकों में बने हैं, जहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी कई बार नहीं आता है, वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला जड़ा हुआ है। गाँव के लोग ज्यादातर, एक बड़ी आबादी, आपको बताएं कि अगर उन्हें इलाज करवाना है तो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर बड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं तो फिर उन्हें अपने गांव में ही रहकर जो झोला छाप डॉक्टर है उनसे इलाज करवाना होता है। और जब वहां हालात बिगड़ जाते हैं तब उन्हें आखिरकार फिर शहर जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आंकड़े जरूर तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि संक्रमण कम हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट नीचे की ओर आ रहा है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो स्थिर बना हुआ है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट उनमें नहीं आई है। और यही बात ये बताती है कि
कि शहरों से निकल के कोरोना संक्रमण जब गांवों में पहुंचा है तो उस लिहाज से वहां पे फिलहाल तैयारी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, और इसीलिए गांव की एक बड़ी आबादी फिलहाल जो सरकारी चिकित्सा सुविधाएं हैं उससे महरूम है, और उन्हें गांव के स्थानीय जो निजी चिकित्सक होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके सहारे अपनी बीमारी का इलाज करवाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है। लेकिन कुमार, आपका भी और रवीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानकारी हम आगे लेते रहेंगे। लेकिन इस बात का जिक्र देखिए कुमार भी और साथ ही रवीश भी कर रहे थे, गांव की जो स्थिति है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले गांव में वायरस को लेकर डर जताया, तो राज्यों ने पहले केंद्र को चिट्ठी लिखकर गांव में कोरोना रोकने पर जोर दिया, मदद की मांग की और ये बताया कि अब तक क्या कुछ किया गया है, क्या कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश की मांग है कि गांव में कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, तो महाराष्ट्र का जोर डोर टू डोर जांच पर है, यानी हर दरवाजे पर जाकर जांच की जाए। पंजाब की तरफ से कहा गया है बाहरियों को रोकने और कर्फ्यू के इंतजाम किए जाएं, ताकि जो इन्फेक्शन, जो संक्रमण राज्य में है वो उसको राज्य तक ही कंटेन किया जा सके। राजस्थान मेडिकल किट के वितरण पर जोर देकर कह रहा है कि जिला पंचायतों तक कोशिश जारी है। यूपी में सभी पंचायतों में निगरानी समिति बनाने का लक्ष्य सामने रखा है। अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय मदद की कोशिश जारी है। बंगाल का जोर गरीबों को मुफ्त राशन पर है। कोरोना अभियान गांव-गांव में चल रहा है। हमारी सर्वे की टीम प्रत्येक घर जा रही है, द्वार खटखटा रही है। अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो तो कृपया करके छुपाना नहीं, तत्काल बताना, ताकि दवाई का किट दिया जा सके, टेस्ट किया जा सके और तत्काल उपचार प्रारंभ किया जा सके। लगभग 1 लाख के आसपास हमारे पास राजस्व गांव है। अब ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत में कई राजस्व गांव होते हैं। राजस्व गांव में भी कई पूर्वे होते हैं। इसलिए उनसे कहा गया कि आप लोग राजस्व गांव को केंद्रित करते हुए स्क्रीनिंग की कार्रवाई करें, संदिग्ध और हर लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करके उनकी सूची बनाइए। अपने परिवारां नूं बचाओ, अपने बच्चों नूं बचाओ, घर वालियां नूं बचाओ, गुआंढियां नूं बचाओ, पिंड बचाओ, मुहल्ले बचाओ। जाओ, जदों भी कोई गल हुंदी है जाओ डॉक्टर कोल और अपना टेस्ट करवाओ, और अगर थोड़ा कोविड है अपना परिवार का भी टेस्ट कराओ और जाओ बाहर। पिछली बार शहरों के विच गल सी, हुण देखो शहर साडे बड़े काबू दे विच आ गए ने कि 13,000 पिंड ने, अपनी आबादी बहुत ज्यादा, अपनी 3 करोड़ की आबादी है पंजाब की। 3 करोड़ लोगों के विचों अगर एक गल बदन लगी तो फिर काबू कैसे करेंगे आप? सच तो यह है कि हेल्थ सिस्टम का ढिंडोरा पीटने वाले बड़े बड़े शहर कोरोना में दुर्गति देख चुके हैं, तो गांव में इलाज क्या होगा? शायद कुछ नहीं। एक दिन पहले खुद प्रधानमंत्री जिलों के डीएम से कह चुके हैं कि गांव को कोरोना से बचाना होगा। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव-गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सीमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचित समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ति पहुंचता है तो या उससे संपर्क करता है, उसकी बात सुनता है, तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है। बीमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। समंदर से उठी लहरों ने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तबाही का कहर बरपा दिया। बीती रात अहमदाबाद ने भारी बारिश झेली, तो इससे पहले समंदर के तूफान ने ऊना, सोमनाथ, वडोदरा, आणंद, सूरत जैसे शहरों में कोहराम मचा दिया। महाराष्ट्र के शहरों को भी तूफान की कीमत चुकानी पड़ी है।
प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर बाद गुजरात के दौरे पर हैं। मोदी थोड़ी देर बाद गुजरात के भावनगर के लिए रवाना होंगे, फिर ऊना जाएंगे और आगे दीव तक वो हवाई जायजा प्रभावित इलाकों का लेंगे। अहमदाबाद की तस्वीर देखिए, तूफान जब यहां पर तूफान की वजह से जो असर दिखाई देना शुरू हुआ तो आपको जहां तहां नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। बड़ी बड़ी इमारतें आपको ऐसे क्षतिग्रस्त होती दिखाई देंगी जैसे तिनकों का ढेर हो। जहां तहां ये नुकसान दिखाई दिया, बड़े बड़े पेड़ जड़ समेत उखड़कर सड़कों पर आ गिरे, ट्रैफिक बाधित हुआ, बारिश जबरदस्त। ये तबाही के तूफान ताउते का तांडव है जो उसने गुजरात में मचाया है। जड़ समेत बहुत बड़ा पेड़ दुकान की छत पर गिरा हुआ है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते से गुजरात के 2437 गांवों में अंधेरा हो गया। ताउते तूफान सोमवार रात को गुजरात पहुंचा और पीछे छोड़ गया तबाही के कभी न भूलने वाले निशान। गुजरात में ताउते ने क्या तबाही मचाई है, उसकी सबसे ताजा तस्वीर है, जहां एक इंस्टीट्यूट की इमारत का हिस्सा तूफान के आगे ढेर हो गया। अब अहमदाबाद की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें एक होर्डिंग चौराहे पर एक मिसाइल की तरह जाकर गिरा। तूफान से अहमदाबाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात का जूनागढ़ हो या अमरेली, हर जगह तूफान ने जमकर तांडव मचाया। सिर्फ गुजरात ही नहीं, जब ताउते मुंबई में टकराया तो समंदर में बड़ी हलचल मचा गया। अरब सागर में आए ताउते तूफान के कारण मुंबई के सागर तट के पास एक छोटे जहाज P305 की डूब जाने के बाद 90 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज पर सवार 270 लोगों में से 177 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। 3 अन्य व्यापारिक जहाज जिनमें 700 लोग सवार हैं, वो अरब सागर में खड़े हैं। तूफान में फंसे 304 लोगों को अभी तक सुरक्षित बचा लिया गया है। अरब सागर में फंसे अन्य 2 जहाजों को खोज लिया गया है और वहां बचाव कार्य जारी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। अहमदाबाद से गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, तूफान तो गुजर गया लेकिन तबाही के निशान जहां तहां दिखाई दे रहे हैं और तबाही से क्या हालात वहां पर है, इसी का जायजा लेने प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है? ग्राउंड पर क्या स्थिति है? बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दूं कि जो तबाही का मंजर यहाँ पे हमें देखने मिला, उसके बाद अब गुजरात सरकार के जरिए एक सर्वे किया जाएगा और सर्वे में जितने भी लोग, जिन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो घर का नुकसान हो या फिर फसल का नुकसान हो, उसका एक सर्वे करने के बाद उन लोगों को कैश डॉल दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, भावनगर में पहुंचेंगे सुबह 11 बजे और वहां से एरियल सर्वे करेंगे जो कि भावनगर के महुआ, अमरेली के जाफराबाद और गिर सोमनाथ जिले के ऊना और दीव, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, वहां का ये एरियल सर्वे करेंगे। और उसके बाद अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपानी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल के साथ आला अधिकारियों के साथ उनकी एक मीटिंग होगी, एक रिव्यू मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री गुजरात के लिए जिस तरीके से ये नुकसान हुआ है, करीब 60,000 से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक पोल है वो गिर गए हैं, 50,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं, तो लोगों का जो नुकसान है, हो सकता है एक रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, शुक्रिया गोपी इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन जिस बात का जिक्र गोपी कर रही हैं, गुजरात में जो असर लेकिन देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से बारिश और तेज हवा हुई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम रुक रुक कर यहां पर बारिश होती रही। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदला, अलर्ट भी जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।
राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है। इसकी वजह बताई जा रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इसका असर पड़ा है तापमान पर। जो तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था वो अब अनुमान बताया जा रहा है कि बुधवार के दिन 30 डिग्री से कम रहेगा। और अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली में रुक रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। बुधवार के दिन हल्की बारिश होती रहेगी और जो तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था वो इस मौसम की वजह से, इस मौसम में जो बदलाव हुआ उसकी वजह से 30 डिग्री, मैक्सिमम 30 डिग्री से नीचे आ जाएगा। और रात के वक्त ये टेम्परेचर करीब 21 डिग्री के आसपास चला गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के बाद उसी तरीके से जो तेज गर्मी थी वो वापस आएगी। लेकिन जो राहत ये मिली है ये अगले 1-2 दिन तक और इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। बुधवार के दिन इसी तरीके से पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बारिश होती रहेगी और इसका असर अगले 1-2 दिन तक और रहेगा। लेकिन उसके बाद गर्मी वापस आ जाएगी। मुंबई के पास समंदर में भारतीय नौसेना राहत और बचाव की ऑपरेशन में कई मोर्चों पर इस वक्त जुटी हुई है। मुंबई के समंदर से 35 नॉटिकल माइल्स दूर बार्ज P305 जहाज उफान और तूफान में बुरी तरह से फंस गया है और करीब करीब डूब रहा है। जहाज से काफी लोग अब तक निकाले जा चुके हैं और इस वक्त बाकियों के लिए तलाशी अभियान पर नजर है। मुंबई के पास ही GAL से जुड़े लोगों को नौसेना के हेलीकॉप्टर ने बचाने में कामयाबी हासिल की है। तो उधर गुजरात के उफनते समंदर में भी 3 शिप पर सवार लोगों की रक्षा के लिए INS तलवार तैनात है। तो डूबते जहाजों को लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन नेवी का जबरदस्त तरीके से बीते 2 दिन से लगातार जारी है। तूफान ताउते की वजह से जो कहर महाराष्ट्र, गुजरात में आया है उससे अलग जो जहाज फंसे हुए थे उन्हें और वहां उसमें सवार लोगों को बचाना भी एक प्राथमिकता। और ऐसे में नेवी ने जबरदस्त तरीके से ये ऑपरेशन चलाया ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित यहां से निकाला जा सके। नौसेना की जो ये टीम है किस तरह से काम कर रही है वो भी आपको बता रहे हैं। INS तलवार नौसेना का ये जहाज बचाव में जुटा हुआ है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की मदद से भी एयरलिफ्ट किया गया है, लोगों को वहां से बचाया गया है। तूफान से तबाही के निशान जहां तहां नजर आ रहे हैं, लेकिन तबाही की एक तस्वीर ये भी है जब लोगों के जीवन पर संकट बनाया जो जहाज पर सवार थे। लेकिन नेवी के जांबाजों ने तूफान के आगे भी हार नहीं मानी और एक एक करके इन जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ताउते तूफान के बीच समंदर में जिंदगी बचाने की सबसे कड़ी चुनौती से जूझ रही है भारतीय सेना। बीच समंदर में फंसे 4 जहाजों का जिंदगी की ऐसी तलाश भारतीय नौसेना ने कभी नहीं की है। भारतीय नौसेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और लोगों को बचाने के लिए अपने सबसे मुश्किल मिशन में जुटी है। सबसे पहले उन 4 जहाजों के बारे में जानिए जिन पर 710 लोग ताउते तूफान की वजह से फंस गए। बार्ज P305 पहला जहाज था जिस पर 273 लोग सवार थे, जिसमें से 177 को बचा लिया गया। बार्ज P305 के डूब जाने के बाद 74 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर जिस पर सवार सभी 137 को रेस्क्यू कर लिया गया। तीसरा जहाज बार्ज SS3 और चौथा जहाज सागर भूषण जिस पर 101 लोग फंसे जिन्हें खोजकर बचाव का काम जारी है। इस तरह अरब सागर में छोटा जहाज P305 डूब गया है और बाकी 3 व्यापारिक जहाज समंदर में सुरक्षित है। लेकिन जब ये चारों छोटे जहाज ताउते तूफान में फंसे तो इनकी तरफ से नौसेना को मदद मांगी गई, जिसके बाद नेवी ने पहले 3 और फिर 5 बड़े जहाजों को भेज दिया। नौसेना के मुताबिक ताउते तूफान के बीच का ये खोज और बचाव अभियान हाल के दशकों का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। Well, this is one of the most challenging search and rescue operations I have seen in the last 4 decades. As we speak, 4 of our Indian Navy ships are on site. That is INS Kochi, INS Kolkata, INS Talwar and INS Betwa. For the last 20 hours, these units have been battling to search and rescue
as many people as they can through the dark night and challenging weather conditions. सोमवार को चक्रवात की वजह से P-305 नाम का जहाज मुंबई हाई के हीरा ऑयल फील्ड्स के तट से दूर चला गया। ताउते जहाज का खतरा बढ़ता देख जहाज में मौजूद चालक सदस्यों ने नौसेना से मदद की गुहार लगाई और भारतीय नौसेना तुरंत एक्शन में आ गई। समंदर में फंसे बार्ज P-305 में 273 लोग फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी को बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले INS कोची को मदद के लिए भेजा। INS कोची के बाद INS कोलकाता और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स अहिल्या और ओशन एनर्जी को भी तत्काल मदद के लिए रवाना किया गया। ये 4 बजे हुआ, ये जो भी है ये सब 4 बजे के बाद तो हल्का बर्फ बारिश था, फिसलने का डर रहता है। ऐसा ये घर तो नहीं है ना जो कि आराम से चल सकते हैं। बड़ा कल का दिन ही जो है बहुत खराब गया। जब हम देखे कि रेस्क्यू बोट कल आ गया था 5 बजे, तो उसके बाद हमको पता चल गया कि हमको रेस्क्यू कर लेंगे। फिर आज सुबह नेवी का 2-3 चॉपर घूम रहा था, तो हमको वो ले आए। नेवी का पूरा अमला सोमवार देर रात से ही लोगों की जिंदगी बचाने में लग गया। सुबह होते ही P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारने से ऑपरेशन की ताकत में इजाफा हो गया। चक्रवात को देखते हुए भारतीय नौसेना ने पहले ही 11 गोताखोर दल तैनात कर रखे हैं। 12 बाढ़ राहत दल और मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। तूफान प्रभावित राज्यों में जरूरत पड़ने पर इन्हें भेजा जाएगा। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो देशवासियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, जिसने बिना समय गवाए अपनी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचा लिया और इन लोगों के परिवारों को ऐसा तोहफा दिया है जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। मुंबई से अभिषेक भल्ला के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। ऑपरेशन के प्रमुख कमोडोर आलोक आनंद से हमने पहले बात की और ये समझा कि उफनते समंदर में कितने चुनौतीपूर्ण हालात में जिंदगी बचाई गई। नेवल ऑप्स रूम से कमोडोर आलोक आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमोडोर आनंद, इस समय ताजा स्थिति क्या है जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस मुंबई की समुद्री सीमा पर चल रहे हैं, ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई? सर गौरव जी, जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसके हिसाब से उस बार्ज पर 261 लोग थे। तो जब हम वहां पर पहुंचे उस समय तक वो तितर बितर हो चुके थे पानी में। तो और रोशनी कम होती जा रही थी, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी और वहां पे लहरों की ऊंचाई कम से कम 18 से 20 फीट, मतलब जहाज की ऊंचाई के बराबर लहरें थी। तो उसमें लोगों को साइट करना और उनके पास जाके उनको फिर उठाना, ये बहुत ही मुश्किल काम था और रोशनी भी अब अंधेरा हो रखा था। उसके बावजूद कल शाम से लगे हमने अभी तक उस 261 में से 183 लोगों को हमने बचा लिया है। ऐसी स्थिति में ना आप हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं और ना आप अपना लाइफ राफ्ट भेज सकते हैं, तब कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ना तो हम अपनी बोट लोअर कर सकते हैं, ना हम हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकते हैं। उसके बावजूद 183 लोगों को बचा लेना 24 घंटे के अंदर अंदर, ये मैं इसका पूरा क्रेडिट जो वहां पे शिप है और जो नेवल पर्सनल उन जहाजों पे हैं जो अपने जान की बाजी लगा के ये काम कर रहे हैं, मैं उनको पूरा उनकी सराहना करना चाहूंगा और पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने किस तरह से जो हमें बेसिक ट्रेनिंग सीमैनशिप की दी जाती है, किस तरह से इनोवेट करके और इंजीनियरिटी अपनी दिखा के उन्होंने ये प्रेशियस लाइव्स बचाई हैं। लेकिन 70 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है, 24 घंटों से ज्यादा। उनको बचाना अब कितना चुनौतीपूर्ण होगा आने वाले समय में? गौरव जी, हम हार कभी नहीं मानते, हम लगे रहेंगे और हम तब तक लगे रहेंगे जब तक हम एक एक आदमी के बारे में श्योर नहीं हो जाते हैं कि हमने जितने भी वहां पे लोग अभी जीवित हैं, चाहे जिस भी जगह पे हो, क्योंकि जो लहरें बहुत ऊंची थी, हवा बहुत तेज थी, तो लोग ड्रिफ्ट कर गए हैं। वो एक जगह एक ग्रुप में नहीं है, वो एक बड़े एरिया में फैले हुए हैं। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और
हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कोशिशों का हमें पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। गुजरात में तो ताउते तूफान की वजह से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जहाज बह गए, पेड़ उखड़ गए, मकानों की। अगर ये होर्डिंग किसी गाड़ी के ऊपर जाकर गिरता तो क्या होता? अहमदाबाद में ताउते तूफान की रफ्तार इतनी तेज रही कि बड़ी बड़ी इमारतें पस्त होती दिखी। अभी देखिए इस इमारत की छत को तूफान कितनी आसानी से उड़ा ले जाता है। तूफान से अहमदाबाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की मुख्य सड़कें और उसके आसपास का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। ताउते ने अहमदाबाद की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात का जूनागढ़ हो या फिर राज्य का अमरेली, ताउते तूफान के असर से कोई नहीं बच पाया। अमरेली में इस राज्य की चपेट में एक पेट्रोल पंप आ गया। तूफान इसकी छत को उड़ा ले गया। राज्य में ताउते ने 40,000 से ज्यादा पेड़ और हजारों बिजली के खंभे गिरा दिए। इसके अलावा तूफान की वजह से 196 छोटे बड़े रास्ते बंद हो गए। पूरे गुजरात में 16,500 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस तरह ये तूफान हजारों लोगों के सिर से छत छीन चुका है। लेकिन समंदर के आसपास रहने वाले, नाव में सोने वालों के लिए तूफान कभी न भूलने वाला वो सपना है जो उन्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। समंदर की लहरों पर झूलती ये नावें ताउते तूफान की ताकत का एहसास करवाने के लिए काफी है। सोमनाथ में सोमवार शाम को ये नावें समंदर के किनारे लंगर डालकर खड़ी थी, लेकिन ताउते तूफान इनका लंगर तोड़कर इन्हें समंदर के अंदर ले गया। पूरे सोमनाथ के समुद्र तट पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 नाव थी, करीब कल रात को इसे यहाँ पे बांधा गया था, जो इस एंकर डालकर इसको बांधा गया था, लेकिन अचानक रात के वक्त में ये एंकर टूट गया और उसे टूटने के बाद वो समुद्र के अंदर चली गई, जबकि इस नाव के अंदर 9 से ज्यादा लोग इसमें सो रहे थे। और जब तेज हवाएं चल रही थी तो एंकर टूट गया और उसके बाद ये नाव समुद्र में चली गई। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो नावों पर सवार थे, लेकिन एनडीआरएफ की टीम इनके साथ लगातार संपर्क में रही और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी को बचा लिया गया। सोमनाथ, ऊना गुजरात के वो इलाके रहे जहां ताउते तूफान की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। इन 3 ही घंटे में तूफान 5 जिलों से टकरा गया। गिर सोमनाथ में तो तूफान की गति इतनी तेज थी कि इस फर्नीचर शोरूम की पूरी छत ही उड़ गई। चक्रवात ताउते ने किस कदर कहर बरपाया है उसके सबूत जो है वो यहाँ देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो छत है वो उड़ चुकी है। दरअसल ये एक शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम है, जिसकी छत जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो करीब 130 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पे हवा की रफ्तार थी। आप देख सकते हैं कि पूरा जो फर्नीचर है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि ये एक फर्नीचर का शोरूम था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चक्रवात है उसने कहर बरपाया है। यहाँ तक कि जो पूरी दीवार है वो दीवार भी टूट चुकी है और जो ऊपर की छत थी वो भी यहाँ पे उड़ चुकी है। इस फर्नीचर के जो मालिक है उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए कितना नुकसान हुआ है आपका? करीबन 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा। क्या रात को जब चक्रवात आया तब किस तरीके का माहौल था यहाँ पे? यहाँ पर कोई नहीं था और सीसीटीवी और 12:30 बजे तक ये सब गिर गया था यहाँ से।